हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 की। साइंस है। साइंस में केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं इस टाइम, जिसका नाम है कार्बन तथा उसके यौगिक। इससे पहले हम लोग टोटल 7 भाग इस चैप्टर के पढ़ चुके हैं। आज हम लोग का पार्ट नंबर 8 होने वाला है। यदि आप इससे पहले कोई भी क्लास मिस किए हो तो उसे पूरा कर लीजिए, तब इसको आप देखें तो पूरी तरह से समझ में आएगा। सो चलिए बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक होने वाला है इसमें कार्बन यौगिकों की रासायनिक गुणधर्म। अभी तक हम लोगों ने इससे पहले कार्बन के आयुपैक नेम को लिखना सीखा था, और आज हम लोग कार्बन के जो यौगिक हैं उनके रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, इनके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो कार्बन यौगिक के रासायनिक गुणधर्म कुल मिलाकर मुख्यतः 4 देखे जा रहे हैं। पहला हो जा रहा है दहन, दूसरा ऑक्सीकरण, तीसरा योगात्मक अभिक्रिया, और चौथा हो जा रहा है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। हालांकि इसमें से 3 चीज हम लोगों ने पहले चैप्टर में देखा था। पहले चैप्टर का नाम था रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया तथा रासायनिक समीकरण। उसमें हम लोगों ने देखा था ऑक्सीकरण अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया और योगात्मक अभिक्रिया। हम लोगों को इस चैप्टर में फिर से दोबारा देखने को मिल रहा है, तो हम लोगों का रिवीजन हो जाए। और हम लोग वहां पे कोई भी एग्जांपल में ले रहे थे, कोई भी अणु, कोई भी यौगिक, लेकिन इसमें हम लोग मैक्सिमम कार्बन वाला अणु यौगिक लेकर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि दहन। दहन होता क्या है? तो कोई भी कार्बन, जैसे कि कोयला हो गया, कोयला को सी से दिखाएंगे कार्बन, या फिर मेथेन हो गया, इसका नाम मेथेन, कई दिनों से नामकरण चल रहा है हम लोगों का। मेथेन भी जलता है, और ये एल्कोहल भी जलता है। तो ये सब दहन में प्रयोग किए जाने वाले ईंधन है। एलपीजी, पेट्रोल, कोयला, केरोसिन, ये सब के सब ईंधन है। अब इसी ईंधनों का प्रयोग हम लोग दहन में करते हैं। अच्छा, दहन में प्रयोग करने के लिए हमें उसके साथ में ऑक्सीजन चाहिए। कोई भी पदार्थ ले लें, तो सबसे पहले हमने कार्बन लिया। कार्बन के साथ में यदि हम लोग ऑक्सीजन न दें उसे, तो आग हम लोग की जलेगी ही नहीं। तो इसीलिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी होता है। देख लीजिए, कार्बन और साथ में ऑक्सीजन ले लिए। अच्छा, सभी यौगिक जो होते हैं कार्बनिक यौगिक, ऑक्सीजन में दहन करने पर CO2 जलवाष्प और उष्मा एवं प्रकाश बनाते हैं। क्या क्या बनाएंगे? CO2 जलवाष्प और उष्मा एवं प्रकाश, 3 चीज उत्पन्न करते हैं। कोई भी कार्बनिक यौगिक का जब हम दहन करते हैं तो वो 3 चीज देते हैं। पहला क्या देंगे? CO2। CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस में H2O। H2O का मतलब जलवाष्प, H2O का मतलब जल वाष्प। फिर प्लस में दहन करने पर उष्मा और प्रकाश भी देते हैं। एग्जाम्पल में कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये जब पास में आया ऑक्सीजन, तब ये जल गया, CO2 गैस निकली, और इसमें से हम लोग को उष्मा एवं प्रकाश भी मिला। दूसरा एग्जाम्पल, मेथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहे हैं, तो CO2 मिल रहा है, जलवाष्प मिल रहा है। H2O का मतलब जलवाष्प, उसमें से थोड़ा थोड़ा पानी जैसा, जैसे लकड़ी जलाते हैं तो उसमें पानी जैसा पीछे निकलता है, तो वही जलवाष्प प्लस में उष्मा एवं प्रकाश। तीसरा एल्कोहल। एल्कोहल कभी कभी देखे होंगे आप लोग कि हलवाई जब होता है
वो शराब लेकर पीता है तो उसको अगिया में डाल देता है, कभी कभी जलता नहीं है तो वो तेजी से जलने लगता है। एल्कोहल रहता है वो जो पीने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसमें एल्कोहल होता है। एल्कोहल को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो भी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जलवाष्प एवं उष्मा और जल लिखते हैं प्रकाश, उष्मा एवं प्रकाश मिलता है। प्रकाश, इतना चीज क्लियर हुई। दहन में जब हम कार्बन को प्रयोग करेंगे तो हमें जलवाष्प, CO2 और उष्मा और प्रकाश मिलेगा। अगला चलते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में होता क्या है कि ऑक्सीजन का संयोग होता है और इलेक्ट्रॉन का, हाइड्रोजन का त्याग होता है। ऑक्सीजन का ग्रहण करना या फिर हाइड्रोजन का त्यागना ऑक्सीकरण कहलाता है। एक छोटा सा डेफिनेशन जो कि पहले चैप्टर में हम लोगों ने आसानी से सीखा था। अब इसका एग्जांपल में, अच्छा, इसके लिए जब हम लोग को ऑक्सीकरण करवाना होगा तो हम लोगों को KMnO4 के साथ में उष्मा चाहिए, ठीक है। KMnO पोटेशियम पर मैग्नेट और प्लस में उष्मा यदि रहेगा, ये क्षारीय होता है। लेकिन वही इसके जगह पे हम लोग अम्लीकृत CO2 Cr2O7 प्लस में उष्मा लिख सकते हैं। ऊपर वाला ले लें या फिर नीचे वाला। कार्बनिक यौगिक में जब दोनों में से एक को प्रयोग करेंगे तब हमें ऑक्सीकरण होकर अगला हमें यौगिक मिल जाएगा। जैसे में हमारे पास एल्कोहल है, इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथ एथ, एथेनॉल। नाम क्या हो जाएगा? एथेनॉल। मेथ, पहला कार्बन को मेथ कर दे रहे हैं, दूसरा को एथ, मेथ एथ हो गया। एथ OH जुड़ा है तो आर जोड़ देंगे, मेथे, मेथ के बाद एथ आता है तो एथेनॉल, वही है एथेनॉल। जब एथेनॉल को हम लोग इसके उपस्थिति में KMnO4 ले लें प्लस उष्मा या फिर K2Cr2O7, ये कैसा होता है? अम्लीय होता है और प्लस में उष्मा। यदि ये ले लेते हैं तो इसमें से अब हम लोग एल्कोहल से चले जाएंगे अम्ल वाला में, एसिटिक अम्ल में, कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल ग्रुप देखे थे, ये हम लोगों को एल्कोहल से कहां जाने के लिए उपयोग किया जा रहा है? एसिटिक अम्ल में, जिसे कार्बोनिक अम्ल भी कहा गया था ग्रुप वाला में। द्वितीयक अनुलग्न में आप देखेंगे तो पहला था यही एल्कोहल, आल जुड़ता था, इसमें OH जुड़ता है। ध्यान देंगे तो ये CH3COOH एसिटिक अम्ल का फार्मूला बन जाता है। यानी कि इसमें से H2 हटाने के लिए इसका प्रयोग करेंगे, ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। H2 का हटना परिभाषा में बताया गया, H2 का त्यागना और ऑक्सीजन का ग्रहण करना। तो ध्यान से देखें इन दोनों के बीच में हुआ क्या है। तो यहां पे H2 है, तो इस H2 को हटा करके उसके जगह पे ये ऑक्सीजन आ जा रहा है और ये हो कहां रहा है? एक थर्ड पर्सन आ जा रहा है, ऑक्सीकारक। जब ऑक्सीकारक की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करवाएंगे तो वहां से एक ऑक्सीजन आ जा रहा है और हाइड्रोजन दूसरा हट जा रहा है। इस तरीके से हमारा ऑक्सीकरण अभिक्रिया पूर्ण होती है। डिफिनेशन में ही बताया गया कि ऑक्सीजन का ग्रहण करना, तो ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा है, तथा हाइड्रोजन का त्यागना, हाइड्रोजन यहां से निकल जा रहा है। बन क्या रहा है? एल्कोहल से एसिटिक अम्ल। अच्छा, इसका नाम पता चल गया, मेथ एथेनॉल। ये चीजें हुई ऑक्सीकरण। आगे चलते हैं तो आगे हम लोगों को मिलता है योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि जब दो या दो से अधिक अणु या परमाणु आपस में मिलकर एकल उत्पाद देते हैं तो उसे योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन उसका थोड़ा सा अलग तरह से डिफिनेशन दे दिया गया यहाँ पे। बताइए। हाँ, संयोजन अभिक्रिया,
योगात्मक अभिक्रिया वही होती है, योग बोलिए या फिर संयोग बोलिए, दोनों एक ही होता है। इसका अलग तरह से डिफिनेशन यहां पे दे दिया गया, ध्यान दीजिएगा। वह अभिक्रिया जिसमें अभिकर्मक का पदार्थ में, अभिकर्मक क्या होता है, तो ये जो आगे वाला चीज होता है C+O2, ये हो जाएगा आपका अभिकर्मक। वह अभिक्रिया जिसमें अभिकर्मक का पदार्थ में किसी छोटे अणु के त्याग के बिना ही पूर्णतया योग होता है, यानी इसमें से कुछ नहीं त्यागा जाएगा, बिना त्यागे पूर्णतया योग होता है। C और O2 को जोड़ेंगे तो CO2 प्लस में क्या बन रहा है, ऊष्मा और प्रकाश। तो इसमें त्याग नहीं करना है, बिना त्यागे बनेगा, तब संयोजन अभिक्रिया होगी। इससे पहले वाला पहला चैप्टर में हम लोग क्या त्याग रहा है, लेकिन इससे पहले वाला चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था Mg+O2, इसको जब संयोग कराया था तो हम लोग को मिला था 2MgO। तो यहां कुछ नहीं त्यागा जा रहा है, बिना त्याग किए बन रहा है, तब इसको कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। लेकिन यहां देख रहे हैं तो त्यागा जा रहा है, अलग हो रहे हैं दोनों। इस प्रकार से संयोजन अभिक्रिया पूर्ण हो रही है। एग्जाम्पल में यहां देख लीजिए, CH2 मेथेन एथीन हो जाएगा, नाम हो जाएगा, एक का मेथ दूसरे का एथ पढ़ देंगे, एथ धन इन का डबल बॉन्ड है इसलिए इन लगाए, नाम क्या हो जाएगा एथीन। जब एथीन को NI चूर्ण पे या फिर PD के उपस्थिति में हाइड्रोजन भी रहेगा। इससे पहले वाला में शायद करा चुके थे, पहले चैप्टर में भी कराए थे इस एग्जांपल को। जब इसका योग कराते हैं तो हम लोगों को मिलता है CH3 जिसका नाम हो जाएगा मेथ एथ का क्या हो जाएगा एथेन, सिंगल बॉन्ड है, एथ धन एन, नाम हो जाएगा एथेन। पहले चैप्टर में भी ये चला, संयोजन अभिक्रिया में याद करिए। तो हम लोग इसका प्रयोग NI चूर्ण का प्रयोग हम लोग डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में जाने के लिए करते हैं, यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जाने के लिए NI या फिर PD के चूर्ण का प्रयोग करते हैं। इस चीज को याद रखें। इतनी बात क्लियर हुई? आगे चलते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया। पहले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, उसी को हम लोग प्रतिस्थापन अभिक्रिया नाम दिए थे। यहां पे थोड़ा सा देख लेते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें किसी कार्बनिक अणु के किसी एक या अधिक परमाणु या अणु का अन्य परमाणु या अणु के द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है। किसी एक अणु परमाणु या फिर अणु, एक से अधिक को हम अणु करिए, यदि एक है तो उसको अणु परमाणु कह रहे हैं, ज्यादा हो जा रहा है तो उसको हम अणु का नाम दे रहे हैं। कोई एक अणु या परमाणु किसी अन्य को क्या कर दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है। जैसे कि हम लोग वहां पे विस्थापन अभिक्रिया देखी थी, ZnSO4 प्लस में Fe बन रहा था, FeSO4 प्लस Z अलग हो जा रहा था। कुछ इसी तरह से यहां पर देखिए, ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है, H न्यू लिखा गया, H न्यू। किसी भी कार्बनिक यौगिक में, जैसे मेथेन हो गया, मेथेन का Cl2 के साथ में क्रिया करा रहे हैं, मेथेन का Cl2 के साथ में क्रिया करा रहे हैं। अब किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में। प्रकाश है, कुछ धूप वगैरह है, बाहर खुले में,
का मतलब खुले में करा रहे हैं। तो बन क्या रहा है, इसमें से एक हाइड्रोजन निकल जा रहा है और एक Cl जुड़ जा रहा है। अब प्लस में एक हाइड्रोजन जो निकल रहा है इसमें से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना देते हैं और इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा। अच्छा देखिए आ गया अनुलग्न, पूर्व लग्न आ गया क्लोरो, इसका नाम क्या है मेथेन, क्लोरो। अब फिर से क्लोरोमेथेन को हम लिए, फिर से Cl2 और उसी खुले में यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में हमने अभिक्रिया करा, फिर से एक हाइड्रोजन गायब हो गया, फिर से Cl2 उसमें जुड़ गया, एक हाइड्रोजन गायब Cl2 जुड़ गया, फिर से वही अम्ल अलग हो गया। इसको क्या नाम देंगे, दो को पढ़ते हैं डाई क्लोरोमेथेन, डाई क्लोरोमेथेन। यदि नहीं समझ में आएगा तो नाम लिख लीजिएगा डाई क्लोरोमेथेन। अब फिर से हमने डाई क्लोरोमेथेन को लिया, वही HCl से अभिक्रिया करा रहे हैं, किसके उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में। क्या बन रहा है, फिर से वही एक हाइड्रोजन गायब, एक Cl जुड़ जा रहा है, इसका नाम क्या हो जाएगा टेट्रा क्लोरोमेथेन। तीन को पढ़ते हैं टेट्रा, एक को मोनो, दो को डाई, तीन को टेट्रा, बना का टेट्रा क्लोरोमेथेन। प्लस में HCl निकल गया, फिर से वही हाल, फिर से लिया हमने टेट्रा क्लोरोमेथेन को और दोबारा हमने Cl2 से क्रिया कराया प्रकाश की उपस्थिति में। क्या मिला, फिर से हाइड्रोजन एक आया, Cl2 जुड़ गया, Cl जुड़ गया, एक बढ़ गया Cl, पहले Cl3 था अब Cl4 हो गया, अब प्लस HCl निकल गया। चार को टेट्रा बोलते हैं, नहीं सॉरी एक मिनट, मोनोक्लोरो मोनोडाई टेट्रा, चार को भूल लगा, एक मिनट, टेट्रा चार को पढ़ते हैं, ट्राई बोलते हैं तीन को, यहाँ पे ट्राई, तीन को ट्राई बोलते हैं, यहाँ थोड़ा सा गलती है, तीन को ट्राई, चार को टेट्रा क्लोरोमेथेन। अब इसमें हाइड्रोजन तो है नहीं, मेथेन कैसे बोलती है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, चार हाइड्रोजन हटाए तब चार Cl2 आया है, नाम पा जाएगा टेट्रा क्लोरोमेथेन। क्लियर हुआ इतना। आज हम लोग कार्बन की जो यौगिक हैं उनके रासायनिक गुणधर्म के ऊपर हमने चर्चा किया। मुख्यतः हम लोग चार इसके रासायनिक गुणधर्म देखें, पहला दहन के रूप में, दूसरा ऑक्सीकरण के रूप में, तीसरा योगात्मक अभिक्रिया के रूप में, चौथा प्रतिस्थापन। आई होप आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। जहां कहीं भी आपको डाउट रहता है आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और उसका सॉल्यूशन जरूर दिया जाए। तो इस क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।